तो लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 13 जुलाई करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, आप इनको कवर करते रहिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपके सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएं। कोई भी डाउट है, कोई भी सेशन है आपका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी सेशन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लोअर पीसीएस मेंस के लिए, आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए प्रिपरेशन बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। एफआरओ मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं, जो चाहते हैं कि वो प्रिपरेशन करें, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 13 जुलाई करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है GS1 से, वो आ रही है संत तुकाराम टेम्पल के ऊपर। तो अभी इनाग्रेशन किया गया है संत तुकाराम टेम्पल का, शिला मंदिर का, पुणे में। तो अभी क्योंकि न्यूज़ तो ये है कि पुणे के अंदर मंदिर का इनाग्रेशन हुआ है, ये तो सिर्फ एक न्यूज़ है, लेकिन इस न्यूज़ से हमारे लिए क्या चीज़ें हैं जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो हमें ये पता होना चाहिए कि जो संत तुकाराम जी थे वो कौन थे, उनकी क्या हिस्ट्री रही है। थोड़ा सा हमें इस बारे में पता होना चाहिए कि तभी ये GS1 की न्यूज़ है, क्योंकि ये एंशियंट हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री का पोर्शन में आती है। तो शिला रेफर्स टू अ रॉक दैट इज़ करेंटली ऑन द देहू संस्थान टेम्पल प्रीमाइसेस। तो यानी कि एक शिला है, यानी कि जहाँ पे वो बैठ के उन्होंने पूजा की थी। तो शिला रेफर्स टू अ रॉक, वो एक रॉक है दैट इज़ करेंटली ऑन द देहू संस्थान टेम्पल प्रीमाइस एंड दैट फॉर सेंचुरीज हैज़ बीन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वरी। तो एक वरी होता है, यानी कि जो एनुअल पिलग्रिमेज है टू पंधारपुर। तो पंधारपुर की एक हर साल एक सालाना यात्रा होती है, सालाना एक पिलग्रिमेज होता है, यानी कि एक जो आप कह सकते हैं यहाँ पे डिवोटीज़ हैं, वो वहाँ पे जाते हैं पूजा करने के लिए। तो भक्ति सेंट थे संत तुकाराम हैड सेट ऑन दिस पीस ऑफ रॉक फॉर 13 कॉन्टिन्यूस डेज। तो माना जाता है कि जो ये शिला है, जो ये पत्थर है, इस पत्थर पर, इस शिला पर 13 लगातार दिनों तक जो भक्ति संत थे संत तुकाराम, वो वहाँ पे विराजमान हुए थे। व्हेन चैलेंज्ड अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द अभंग्याज ही हैड रिटन। जब उन्होंने अभंग्याज लिखी थी, तो जब उसकी ऑथेंटिसिटी पे कि क्या ये सही है नहीं है, उनको चैलेंज किया गया, तो उन्होंने उस पर 13 दिन बैठ के उस पर उन्होंने पूजा की। द वेरी रॉक वेयर संत तुकाराम महाराज सेट फॉर 13 डेज इज पायस। तो उस रॉक को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और जो वर्करी सेक्ट है के जो लोग हैं, वो उसको एक एनुअल पिलग्रिमेज के रूप में देखते हैं। तो संत तुकाराम एंड हिज वर्क आर सेंट्रल टू द वर्करी सेक्ट स्प्रेड अक्रॉस महाराष्ट्र। तो पूरे महाराष्ट्र में जो वर्करी सेक्ट फैला हुआ है, उनके इर्द गिर्द घूमता है संत तुकाराम जी का काम। हिज मैसेज अबाउट अ कास्टलेस सोसाइटी एंड हिज डिनाइल ऑफ रिचुअल्स। तो उन्होंने जो मैसेज दिया था, वो दिया था कि कास्टलेस सोसाइटी हो, कि सोसाइटी में कोई भी कास्ट ना हो, और डिनाइल ऑफ रिचुअल्स की, जो उस टाइम पे हिंदू धर्म के अंदर जो रिचुअल्स थे, जो प्रथाएं चल रही थी, कि जिस तरह से रिचुअल्स के थ्रू पूजा होती थी, उसको भी उन्होंने नकारा। हैड लेड टू अ सोशल मूवमेंट, जिसकी वजह से वहाँ पे एक सामाजिक मूवमेंट चला। वहाँ पे संत तुकाराम इज क्रेडिटेड विद स्टार्टिंग द वरी पिलग्रिमेज। तो संत तुकाराम को ही कहा जाता है कि उन्होंने वरी पिलग्रिमेज को या वरी तीर्थ यात्रा को स्टार्ट करवाया था। नेक्स्ट आती है GS2 से। अगर हम सबसे पहले न्यूज़ देखें, तो दिल्ली के बाद अब पंजाब में US की जो एम्बेसी है, वो एक रेलो प्रोग्राम चलाने जा रही है। रेलो का मतलब है कि रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस। तो यानी कि जिस तरह से दिल्ली में स्कूलों में या जगह जगहों पर इंग्लिश लैंग्वेज को सुधारने के लिए US एम्बेसी ने कदम उठाए, इसी प्रकार से अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसी प्रकार से पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो जो चीज़ें दिल्ली में हो रही हैं, उसको पंजाब में कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार जो वहाँ पे काम कर रही है, वहाँ पे वो US एम्बेसी के साथ मिलके रेलो ऑफिस बनाना चाह रही है, जिससे कि वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को सुधारा जा सके पंजाब में। तो रेलो क्या है? तो रेलो अपने आप में एक विंग है US एम्बेसी की भारत में, जो कि 2005 में स्टार्ट की गई थी एज अ पार्ट ऑफ इट्स पब्लिक डिप्लोमेसी सेक्शन। तो पब्लिक डिप्लोमेसी के रूप में US एम्बेसी ने स्टार्ट किया था इसको। प्रोजेक्ट का एम है टू स्ट्रेंथन इंडिया US टाइज बाय सपोर्टिंग इंग्लिश लर्निंग। तो जब भी इंडिया US रिलेशंस के ऊपर कुछ लिखने के लिए आता है, तो US की क्या सॉफ्ट पावर है, US हालांकि ज़्यादातर हार्ड पावर यूज़ करता है, उसके पास वेपन्स हैं, और वो हमेशा हार्ड डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम US के और इंडिया के रिलेशंस के बारे में लिखें, और एक हमें पॉइंट सॉफ्ट डिप्लोमेसी के ऊपर भी लिखना हो, तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि US एम्बेसी जो है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, वो भारत में रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस के थ्रू एक प्रोग्राम चला रहा है। तो जो प्रोजेक्ट का एम था, वो ये था कि इंडिया US टाइज को सपोर्ट किया जाए इंग्लिश लर्निंग के थ्रू। इसका हेडक्वार्टर US एम्बेसी ऑफिस में है दिल्ली में। जो रेलो का मिशन है, वो है टू सपोर्ट द इफेक्टिव टीचिंग
एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश। अब देखिए हमें लर्निंग और टीचिंग करनी है इंग्लिश की कहाँ कहाँ पे, अफगानिस्तान में, भूटान में और भारत में, वाइल एनहेंसिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द यूएस एंड दीज कंट्रीज़। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए, एनहेंस करनी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन तीनों देशों में और यूएस के बीच में। तो ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है इसका मकसद ये है। रेलो कोलैबोरेट्स विद स्टेट गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू सपोर्ट देम इन टीचर ट्रेनिंग। तो अब रेलो क्या करता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करता है, वहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं यानी कि शिक्षण संस्थान हैं उनके साथ कोलैबोरेट करता है, जिससे कि सपोर्ट किया जा सके एक तो टीचर ट्रेनिंग को, कि जो टीचर्स हैं, बच्चों को हम तभी इंग्लिश पढ़ाएंगे जब टीचर्स को इंग्लिश आती होगी। तो जो टीचर्स उस टाइम के लगे हुए हैं जिस टाइम पे इंग्लिश मैंडेटरी नहीं थी भारत में और वो इंग्लिश के बिना उनको लगा दिया गया है, तो यानी कि वो टीचर्स को अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने को दे दिया जाए तो ये उन टीचर्स की टीचिंग के खिलाफ होगा या उनके साथ एक आप कह सकते हैं एक धोखा होगा। तो पहले उन टीचर्स को हमें ट्रेनिंग देनी होगी, उनको इतना सशक्त बनाना होगा कि वो खुद भी इंग्लिश समझ सके और आगे जो छोटे स्टूडेंट्स आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं वहाँ स्कूल्स में पढ़ने के लिए, उनको भी समझा सके। करिकुलम डेवलपमेंट करें कुछ इस तरह से, एंड अदर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स। इन इंडिया रेलो इज़ हेडेड बाय रूथ गुड। अब देखिए ये एक पर्सन है जिनको इसका हेड बनाया गया है भारत में, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग, मैनेजिंग एंड एडवाइजिंग ऑन इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम्स इंडिया, अफगानिस्तान और भूटान के लिए। तो इन तीनों देशों के लिए किस तरह से इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम बनाया जाएगा, तो उसका जो काम दिया गया है वो रूथ गुड को दिया गया है। तो दिल्ली में अगर हम काम देखें तो 2017 से 5 साल हो चुके हैं दिल्ली में काम चल रहा है। यूएस एम्बेसी हैज़ बीन वर्किंग विद द दिल्ली गवर्नमेंट फॉर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इंग्लिश टीचर्स। एक पूल ऑफ मेंटर टीचर्स, तो एक पहले मेंटर टीचर्स बनाए गए हैं, यानी कि वो मेंटर टीचर जो सिखाएंगे आगे, हैज़ बीन क्रिएटेड हु फर्दर कंटिन्यूज टू ट्रेन एंड कोच गवर्नमेंट टीचर्स इन दिल्ली। तो पहले तो हमारे पास मेंटर टीचर्स हैं जिनको यूएस एम्बेसी ने सिखाया। अब वो मेंटर टीचर्स क्या करेंगे, जो अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उनको सिखाएंगे, फिर गवर्नमेंट टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को सिखाएंगे। तो इस तरह से स्कीम चलाई जा रही है रेलो प्रोग्राम करके। तो इसको आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, कभी ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अगली न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आर.एन. रवि जो इस टाइम पे गवर्नर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने ये कहा है कि द्रविडियन अपने आप में एक जोग्राफिकल डिवीजन है, ना कि रेशियल, यानी कि वो एक सिर्फ भौगोलिक विभाजन है, नस्लीय नहीं है, यानी कि नस्ल से उसका कोई मतलब नहीं है। जो साउथ इंडिया के जो पीपल हैं उनका कहना ये है कि उनका अलग वो नस्ल है, अलग रेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये अभी कुछ टाइम पहले जो वेल्लोर म्यूटिनी हुई थी, वेल्लोर सिपॉय म्यूटिनी हुई थी, तो उसके बारे में बोल रहे थे। तो उसके बारे में जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ब्लेमिंग द ब्रिटिश फॉर क्रिएटिंग अ फॉल्स हिस्ट्री एज पार्ट ऑफ देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तमिलनाडु गवर्नर आर.एन. रवि। तो तमिलनाडु गवर्नर जो आर.एन. रवि हैं उनका कहना ये है कि ब्रिटिशर्स ने ये एक फॉल्स हिस्ट्री क्रिएट करी है कि जिसमें, क्योंकि उनको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनानी थी कि डिवाइड करो, विभाजन करो, रूल करो, तो इसकी वजह से उन्होंने ये कह दिया कि जो साउथ इंडिया का जो एरिया है वो बिल्कुल अलग है। He contended that the concept of Aryans and Dravidians was mainly a geographical rather than racial division। तो आर्यन रवि का कहना ये है कि जो आर्यंस और द्रविडियंस हैं वो सिर्फ ज्योग्राफी की वजह से अलग हैं, ना कि रेशियल की वजह से। बट द ब्रिटिश मेड इट रेशियल टू सूट देयर नीड्स। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसको चेंज कर दिया और ये कह दिया कि जो नॉर्थ इंडिया के हैं वो आर्यंस हैं, साउथ इंडिया के जो हैं वो द्रविडियंस हैं, और ये जो दोनों लोग हैं ये रेशियली डिफरेंट है। तो ये रेशियली डिफरेंट नहीं है, नस्ल से ये अलग नहीं है, सिर्फ ज्योग्राफी से अलग है। अ फंक्शन टू मार्क द 216th ईयर ऑफ वेल्लोर सिपॉय अपराइजिंग ऑल्सो नोन एज द सिपॉय म्यूटिनी। तो सिपॉय म्यूटिनी का एक फंक्शन सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो कॉमोमरेट किया जा रहा था, तो उस टाइम पे उन्होंने ये बात बोली। तो उनका कहना ये था कि अकॉर्डिंग टू एंशिएंट लिटरेचर के हिसाब से हम देखें और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से देखें तो जो नॉर्दर्न पार्ट है विंध्या रेस से, अब मान लेते हैं अगर हम ये भारत माने तो यहाँ पे महाराष्ट्र के पास, मध्य प्रदेश के पास विंध्यन रेंज आती है, तो विंध्यन रेंज से ऊपर जो है वो नॉर्थ इंडिया हो गया और विंध्यन रेंज से नीचे साउथ इंडिया हो गया। ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। तो विंध्यन रेंज का जो नॉर्दर्न पार्ट है, यानी कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, वर नोन फॉर द सेटलमेंट ऑफ आर्यंस, कि वहाँ पे आर्यंस का सेटलमेंट था। एंड द एरियाज टू द साउथ, जो इसके नीचे का जो एरिया है जो साउथ का है, जैसे कि महाराष्ट्र का जो राज्य है, कर्नाटका है, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा के कुछ हिस्से हैं, उसको द्रविडियन लैंड कहा जाता था। Tracing the origin of the Sepoy mutiny, Mr. Ravi said the history penned by the British had said the reason for the revolt was a dress code। अब देखिए सिपॉय म्यूटिनी के दौरान क्या हुआ था, जब वेल्लोर सिपॉय म्यूटिनी हुई थी उस टाइम पे ये कहा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा
कि ये जो सिपाही म्यूटिनी हुई है ये ड्रेस कोड की वजह से हुई है, कि उनको हमने कोई ड्रेस कही है पहनने के लिए, या टर्बन नहीं कहा कि भाई जो टर्बन नहीं पहननी है आपको, या कुछ भी हमने ड्रेस कोड जो ब्रिटिशर्स ने कहा, तो उस ड्रेस कोड के खिलाफ सिपाही म्यूटिनी हुई। तो आर एन रवि का कहना यह है कि ड्रेस कोड अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मिलिट्री के अंदर मिलिट्री के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपने कोड्स होते हैं। तो अगर ड्रेस कोड के ऊपर कोई इशू था तो ड्रेस कोड के ऊपर इशू ब्रिटिशर्स इजीली सॉल्व कर लेते। इशू कोई दूसरा था जो ब्रिटिशर्स ने छुपाया, जिसके वजह से सिपाही म्यूटिनी हुई, जो असल में हमें नहीं पता है। तो ट्रेसिंग द ओरिजिन ऑफ द सिपाही म्यूटिनी, मिस्टर रवि सेड द हिस्ट्री पेंड बाय द ब्रिटिश हैड सेट द रीजन फॉर द रिवोल्ट वाज अ ड्रेस कोड, कि ड्रेस कोड एक रीज़न रहा है दैट वाज अपोज्ड बाय द नेटिव सोल्जर्स, की जो यहाँ के नेटिव सोल्जर्स थे, यहाँ के खुद के रहने वाले सोल्जर्स थे, उन्होंने उस ड्रेस कोड को अपोज किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसी को लगाया। दैट इंटरप्रिटेशन वॉज रॉन्ग बिकॉज एनी डिफरेंस ओवर द ड्रेस कोड कुड हैव बीन रिजॉल्व बाय द आर्मी विद इट्स इनबिल्ट मैकेनिज्म। तो उनका कहना यह है कि आर्मी का जो अपना इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है, ऐसी छोटी मोटी बातों पे जो भी डिस्प्यूट होता है वो तो आर्मी खुद ही सॉल्व कर लेती है। प्रॉपर रिसर्च हैड टू बी डन टू फाइंड द एक्चुअल रीजन। तो उनका कहना यह है कि प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। वॉट हैपेंड इन वेल्लोर वॉज नॉट जस्ट अ म्यूटिनी बट द कंट्रीज फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है इसको, इन विच सोल्जर्स फ्रॉम वेरियस प्लेसेस टुक पार्ट, जिसमें से सोल्जर्स ने जो है कई अलग अलग जगहों से पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट आता है यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर बात की जा रही है। ईरान, क्योंकि JCPOA से जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने, US गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप के अंडर JCPOA से, यानी कि जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, जिसके तहत बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने एक न्यूक्लियर पैक्ट साइन किया था, एक न्यूक्लियर डील साइन करी थी ईरान के साथ, जिससे कि ईरान जो है वो अपने एनरिचमेंट नहीं कर सकता है ज़्यादा, और ना ही वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। जब 2018 में डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म किया उस डील को, तो ईरान ने कहा कि अब मैं नहीं मानूंगा और अब मैं जो हूँ यूरेनियम का एनरिचमेंट करूँगा। तो जो उसका फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट है ईरान का, वहाँ पे वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है। तो 20% तक वो ईरान जो है उसको न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर चुका है। हैज़ बिगन एनरिचिंग यूरेनियम यूजिंग सोफिस्टिकेटेड सेंट्रीफ्यूजेस एट इट्स अंडरग्राउंड फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट। तो सेंट्रीफ्यूज जो है वो क्या करते हैं, वो बहुत तेज़ी से घूमते हैं, यानी इस तरह से स्पिन करते हैं एनरिच्ड यूरेनियम इनटू हायर लेवल्स ऑफ प्योरिटी। जैसे जैसे प्योरिटी का लेवल बढ़ता रहता है, हम एटॉमिक बॉम्ब की तरफ जाते रहते हैं। तो यूरेनियम का जब प्योरिटी लेवल 96-97% तक पहुंच जाता है, तब वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनने की कैपेसिटी में पहुंच जाता है। अभी ईरान 20% पे ही है, तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा अगर उसको उस लेवल तक पहुंचना है। तो तेहरान का जो 2015 का न्यूक्लियर एग्रीमेंट था, जिसकी मैं बात कर रहा था JCPOA की, हैड कॉल्ड फॉर फोर्दो टू बिकम अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी। तो 2015 का जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट था, जो JCPOA के तहत हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि ईरान का जो फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट है वो अपने आप में रिसर्च का काम करेगा और एक डेवलपमेंट फैसिलिटी का काम करेगा विद सेंट्रीफ्यूजेज रेस्ट्रिक्टेड टू नॉन न्यूक्लियर यूज़। की जो सेंट्रीफ्यूज हैं वो नॉन न्यूक्लियर यूज़ के लिए आप काम कर सकते हैं, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब वाली कैपेसिटी में आपको नहीं जाना है, ये कहा जा रहा था। नेक्स्ट आता है ट्विटर्स पिटिशन ऑन सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट। अब देखिए, ट्विटर को हाल ही में ट्विटर ने एक पिटिशन डाली है सेक्शन 69 के ऊपर। गवर्नमेंट के द्वारा ट्विटर को ये कहा जा रहा है कि आपको कुछ ट्वीट्स हैं, कुछ अकाउंट्स हैं, वो आपको डिसमेंटल करने हैं, वो आपको बंद करने हैं, ख़त्म करने हैं। तो ट्विटर का कहना ये है कि अगर हम इस तरह करते हैं तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका हनन होगा, और जो ट्विटर का जो खुद का प्रीएम्बल है उसका हनन होगा। तो जुलाई 5 को ट्विटर जो है कर्नाटका हाई कोर्ट गया है, सीकिंग टू सेट असाइड मल्टीपल ब्लॉकिंग ऑर्डर्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे ब्लॉकिंग ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि इन अकाउंट्स को ब्लॉक करना है, एज वेल एज टू ऑल्टर देयर डायरेक्शन टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक वॉयलेटिव कंटेंट देन इम्पोजिंग अ ब्लैंकेट बैन ऑन इंडिविजुअल अकाउंट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ये कहा है कि आप कुछ इंडिविजुअल अकाउंट्स पर ब्लैंकेट बैन लगा दो, लेकिन उनका कहना, ट्विटर का कहना ये है कि हम उस पर कुछ वॉयलेटिव कंटेंट है अगर, तो उसको बंद कर देंगे, पूरा अकाउंट हैक नहीं, पूरा अकाउंट बंद नहीं करेंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, आप पूरा अकाउंट बंद कर दो। सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस। अब देखिए सेक्शन 69A क्या करता है। सेक्शन 69A के अकॉर्डिंग जो IT एक्ट है वो एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो एक्सेस टू एनी कंटेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। तो भारत देश की सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता के लिए, अखंडता के लिए सेक्शन 69A जो IT एक्ट का है वो गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ जो मीडिया में चल रही हो जिसके वजह से भारत देश की संप्रभुता, अखंडता, दूसरे देश की अपने देश की सिक्योरिटी, दूसरे देश के साथ फ्रेंडली रिलेशंस या पब्लिक ऑर्डर बनाने में अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो आप उस चीज़ को बंद कर सकते हो, हटा सकते हो।
ऑल डायरेक्शंस टू रेस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन और कंटेंट इन सर्कुलेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। सभी चीज़ों को राइटिंग में देना पड़ेगा अगर ऐसा कभी भी गवर्नमेंट कहती है तो। नेक्स्ट आता है GS3 से न्यूज़ देखें। सबसे पहले इकोलॉजी से न्यूज़ आ रही है कि चिलोनॉइडिस फैंटास्टिकस जो है ये एक जाइंट टॉर्टॉइज है जो 1 सेंचुरी के बाद 100 साल के बाद डिस्कवर हुए हैं। माना जा रहा था अब तक कि ये जो बहुत बड़े टॉर्टॉइज हैं ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब ये नहीं मिल सकते, लेकिन ये मिले हैं। तो एक जाइंट टॉर्टॉइज है फाउंड अलाइव इन 2019 हैज़ बीन कन्फर्म्ड टू बिलोंग अ गैलापागोस स्पीशीज़ लॉन्ग बिलीव्ड एक्सटिंक्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि गैलापागोस आइलैंड जो है ये कौन से ओशन में पड़ता है, आप ये बताएंगे। और गैलापागोस आइलैंड पे जो है वो किस कंट्री के अंडर आता है। तो ये 2 क्वेश्चन का आप जवाब देंगे, एक तो वो किस ओशन में आता है और वो किस कंट्री के अंडर आता है। नेम्ड फर्नांडा, तो उस टॉर्टॉइज का नाम फर्नांडा रखा गया आफ्टर हर फर्नांडिना आइलैंड होम। द टॉर्टॉइज इज़ द फर्स्ट ऑफ हर स्पीशीज़। तो जो टॉर्टॉइज है ये पहला मिला है अपनी स्पीशीज़ का टू बी आइडेंटिफाइड इन मोर देन अ सेंचुरी, जो 100 साल बाद मिला है। फिर जो फैंटास्टिकस का मीन्स है फैंटास्टिक जॉइंट टॉर्टॉइज, वो समझ में भी आ रहा है। कॉमनली कॉल्ड द फर्नांडिना आइलैंड गैलापागोस जॉइंट टॉर्टॉइज स्पीशीज़ वॉज सो फार नोन ओनली फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल कलेक्टेड इन 1906। तो पहले 1906 में एक पाया गया था, उसके बाद ये अब मिला है, यानी कि बहुत ही रेयर एनिमल है जो ये मिल पाया है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है रामसे हंट सिंड्रोम। अब देखिए ये हाल ही में जो पॉप सिंगर हैं जस्टिन बीबर, उनको ये डिजीज़ हुई है। तो न्यूज़ तो सिर्फ इतनी है कि उनको ये डिजीज़ हो गई है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंस ये है, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि अभी रामसे हंट डिजीज़ न्यूज़ में थी, ये रामसे हंट सिंड्रोम न्यूज़ में था, ये किस वायरस की वजह से होता है, किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, किसके वजह से होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है साइंस के पर्सपेक्टिव से। तो साइंस क्योंकि आपके सिलेबस में भी है, UPSC में भी या किसी भी स्टेट PCS में, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिजीज़ क्या है वो समझते हैं। तो रामसे हंट डिजीज़ अपने आप में एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, यानी कि नर्व्स पे इफ़ेक्ट करती है, जो कि एक वायरस के वजह से है। तो सबसे पहली बात तो रामसे हंट डिजीज़ एक वायरल डिजीज़ है जो होती है वरीकेला जोस्टर की वजह से। कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स इन्वॉल्व इन फेशियल मूवमेंट्स। तो जो नर्व्स चेहरे के फेशियल के मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, उन नर्व्स को ये इफ़ेक्ट करता है वायरस। इसके वजह से ऐसा लगता है कि जैसे चेहरा जो है वो पैरालाइज हो गया है और चेहरे पे कुछ भी काम नहीं हो पाता चेहरे से। When the nerves get inflamed, they lose their ability to function, leading to temporary facial palsy या paralysis। तो इससे क्या होता है कि जब नर्व्स इन्फ्लेम्ड होती हैं तो उनका जो एबिलिटी है काम करने की वो लूज़ कर देती हैं। तो इसके वजह से फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, यानी कि फेस पे एक पैरालिसिस का इफेक्ट आएगा, आपका फेस जो है वो वर्क नहीं करेगा। वॉट इट मीन्स इज़ दैट फेशियल मसल्स इन द इन्फेक्टेड पर्सन कैन नॉट रिसीव नेसेसरी सिग्नल्स। तो यानी कि जो फेशियल नर्व्स हैं उनको सिग्नल ही नहीं मिल पाएगा ब्रेन से कि उनको किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से काम करना है, तो वो कुछ भी काम नहीं कर पाएंगी। तो 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं बॉडी में, और जो रामसे हंट सिंड्रोम है ये 7वीं जो क्रेनियल नर्व है जो कि फेशियल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको इफेक्ट करती है। द इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय द वरीसेला जोस्टर वायरस मेक द नर्व इन्फेक्टेड। तो इसके वजह से, इस वायरस के वजह से जो नर्व है, जो 7th क्रेनियल नर्व है, जो फेस के एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करती है, फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं, फेस के जो मूवमेंट्स हैं उसको कंट्रोल करती है, उसको इनफेक्टिव बना देती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? एक तो ये बहुत दर्दनाक होता है, रेड रैश आ जाते हैं, यानी कि लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर्स आ जाते हैं कान के पास, फेशियल पैरालिसिस हो जाता है उसी साइड में जिस साइड में कान इफेक्ट रहता है। पेशेंट्स ऑल्सो रिपोर्ट हियरिंग लॉस, यानी कि पेशेंट्स ने भी कहा है कि सुनने में भी दिक्कत आने लगती है। दैट हैज़ बीन इम्पैक्टेड अपार्ट फ्रॉम टिनिटस और रिंगिंग साउंड्स, यानी कि रिंगिंग साउंड आती है, यानी कि कुछ टिन जैसी आवाज़ आती है, टिनिटस या रिंगिंग साउंड आती है। इनएबिलिटी टू क्लोज द आइज कॉज ड्राइनेस, तो ड्राइनेस हो जाता है और आंखें भी बंद नहीं हो पाती हैं इस डिजीज़ की वजह से। द वरीसेला जोस्टर वायरस इज़ द सेम वायरस दैट कॉजेज चिकन पॉक्स एंड शिंगल्स। तो ये वही वायरस है जो चिकन पॉक्स करता है या शिंगल्स करता है। वायरस बिलोंग्स टू द हर्पीज़ वायरस ग्रुप एंड कैन स्टे इन द बॉडी एज अ लेटेंट इन्फेक्शन। तो ये एक हर्पीज़ वायरस ग्रुप से बिलोंग करता है। द वायरस कैन स्टे डॉर्मेंट इन अ पर्सनस बॉडी एंड कैन री अवेकन टू अटैक द नर्व्स। तो ये इंसान की बॉडी में, किसी की भी बॉडी में डॉर्मेंट पड़ा हो सकता है कि बहुत लंबे समय से डॉर्मेंट पड़ा हो और कभी भी अचानक से ये अटैक कर दे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, VZV कैन गेट रीएक्टिवेटेड ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो वायरस है ये कब रीएक्टिवेट हो सकता है? अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो, यानी कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है तो इस वायरस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। स्ट्रेस भी अपने आप में एक ट्रिगर हो सकता है कि अगर किसी पर्सन को स्ट्रेस हो, वो डिप्रेशन में हो और इसका इम्यून सिस्टम काम करना कम कर दे तो उसको ये बीमारी हो सकती है।
तो इट इज़ ट्रीटेड यूजिंग एंटीवायरल ड्रग्स, आपको एंटीवायरल ड्रग्स दी जाएंगी, स्टेरॉइड्स दिया जाएगा, फिजियोथेरेपी दी जाएगी, और उसके साथ साथ ही ये बीमारी सही हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बीमारी सही नहीं हो सकती, कुछ दिनों में बीमारी सही हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ही पेनफुल होती है। नेक्स्ट आता है मणिपुर लैंडस्लाइड की बात करें तो हाल ही में मणिपुर में लैंडस्लाइड हुई है जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई है, तो वो हम समझते हैं। तो देखिए ये मणिपुर का मैप है, आप समझे ज़रा। ये इम्फाल कैपिटल है मणिपुर की, और यहाँ पर एक टुपुल करके यहाँ पे जगह है जहाँ पर जो लैंडस्लाइड है वो हुई है। तो अब ये जिरीबम इम्फाल एक न्यू रेलवे प्रोजेक्ट बना रही है गवर्नमेंट, जिसके वजह से वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पहाड़ों को, जो पहाड़ हैं वहाँ पे, उनको काटा गया है, पेड़ काटे गए हैं, जिसके वजह से लैंडस्लाइड होने का वो एरिया जो था पहले भी प्रोन हुआ करता था, अब लैंडस्लाइड होने का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। तो जिरभम इम्फाल रेलवे लाइन वाज सैंक्शनड इन 2005, तो 2005 में रेलवे लाइन सैंक्शन की गई थी टू लिंक अ टाउन ऑन द बॉर्डर विद असम एंड मणिपुर कैपिटल। तो जो टाउन है असम के बॉर्डर पे जिरीभम, ये तो असम की बॉर्डर लगता है यहाँ से, तो यहाँ से इम्फाल को जोड़ दिया जाए, तो ये जो रेड कलर में है ये रेलवे लाइन बनाने की बात कही जा रही थी। वंस द 110 किलोमीटर ट्रैक इज लेड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस ट्रैवल टाइम टू 3 आवर्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 10 to 12 आवर्स। तो अभी जिरीभम से इम्फाल जाने में 10 से 12 घंटे लगते हैं बाई रोड, अगर ये ट्रैक बिछ जाता है तो उसके बाद मात्र 3 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। पासिंग थ्रू द फ्रेजाइल हिल्स ऑफ नौनी डिस्ट्रिक्ट द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द बिल्डिंग ऑफ 46 टनल्स। तो कहा जा रहा है इस प्रोजेक्ट में 46 टनल्स बनेंगी, जिनकी टोटल लेंथ 61 किलोमीटर होगी। 16 रोड ओवर ब्रिजेस बनेंगे, अंडर ब्रिजेस बनेंगे, यानी काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, तब जाके रेलवे लाइन बन पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहाड़ी और फॉरेस्ट्री एरिया है। तो टनल नंबर 12 ऑन दिस लाइन इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। देखिए इस लाइन पे जो 12वीं टनल बन रही है वो भारत की सबसे लंबी टनल होने जा रही है, रेलवे टनल 11.55 किलोमीटर लंबी। एंड वन ऑफ द रेल ब्रिजेज नियर नोनी इज़ बीइंग बिल्ड एट अ पायर हाइट ऑफ 141 मीटर। और एक जो ब्रिज बनेगा उसकी एक पायर की जो हाइट होगी वो 141 मीटर होगी, जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेल ब्रिज होने जा रहा है। तो रेलवे विल रिड्यूस मणिपुर डिपेंडेंस ऑन 2 हाईवेज। अभी मणिपुर की डिपेंडेंस हाईवे पे है, जिससे कि वहाँ पे जो कि हाईवे बार बार ब्लॉक होता रहता है, चाहे नेचुरल रीजंस की वजह से, जैसे कि लैंडस्लाइड आ गई या कुछ भी हो गया, या इंसानों की वजह से भी, यानी कि वहाँ पे जो इंसर्जेंट्स हैं वो आ जाते हैं सड़कों पे, तो इस वजह से भी वो जो ट्रैक है वो बंद हो जाता है। तो गुड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी चीपर विद अ 50 वीगन ब्रेक ऑफ फूड ग्रेन्स रिप्लेसिंग 200 ट्रक्स। तो अब मान लेते हैं ये हो जाएगा कि मणिपुर में जो सामान है वो सस्ता होने लगेगा, क्योंकि अभी तक ट्रक से सारा सामान वहाँ जाता है, ट्रकों में भर भर के सामान वहाँ जाता है, फिर एक 50 बोगी की एक ट्रेन जाएगी और सारा सामान पहुँचा देगी। तो ये मणिपुर की लैंडस्लाइड है जो कि बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में रही है। तो जिरीभम इम्फाल रेलवे क्या है, तो ये फरवरी 2005 में सैंक्शन हुई थी, 110 किलोमीटर की लाइन है, ये हम देख चुके हैं। जो ब्रॉड गेज की ये रेलवे लाइन बनेगी कनेक्टिंग मणिपुर का जो जिरबम है अ टाउन ऑन द बॉर्डर विद असम एंड स्टेट कैपिटल इम्फाल, इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द ट्रैवल टाइम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 10 to 12 आवर्स टू 3 आवर्स। हम देख चुके हैं। 65% जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट जो है वो 14,322 करोड़ रुपये बताई गई है, ये कंप्लीट हो चुका है। और जो गुड्स ट्रेन है वो खोंगसांग रेलवे स्टेशन भी पहुंच चुका है 68 किलोमीटर जो है जिरीबम से, यानी कि थोड़ा सा ट्रैक ये बन भी चुका है, अभी थोड़ा सा बनना बाकी है। रेलवेज हैव टैग्ड दिस प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू बी फंक्शनल बाय दिसंबर 2023। हालांकि इसमें बीच में कई सारी दिक्कतें आई हैं, इस वजह से इसकी जो डेडलाइन है वो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन दिसंबर 2023 तक माना जा रहा है कि रेलवे इसको कंप्लीट कर लेगा। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व 46 टनल विद अ टोटल लेंथ ऑफ 61 किलोमीटर। और जो टनल नंबर 12 है ये हम देख चुके हैं, ये सबसे बड़ी टनल बनेगी। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें मणिपुर आता है और 7 और डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये 6 मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन बेल्ट है दुनिया की। जियोलॉजिकली यंग हिल्स हैं ये रीजन के, आर लैंडस्लाइड प्रोन एंड हैवी रेन्स इनवेरिएबली अलाउ ओनली अ वर्किंग सीजन ऑफ 6 months। और वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इस टाइम भी बारिश वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड आई, तो सिर्फ 6 महीने के लिए ही वहाँ पे काम करने का समय मिल पाता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो जिरीबम इम्फाल रेलवे का जो प्रोजेक्ट है इतना डिले क्यों हुआ है। नेक्स्ट आता है खेजरी ट्रीज़ की। अगर हम बात करें तो बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो खेजरी ट्रीज़ को बहुत पसंद करती हैं, और खेजरी ट्रीज़ को काटना उनके लिए बिल्कुल बैन है, कि वो बिल्कुल मतलब वो चाहेंगे कि खेजरी ट्रीज़ कोई ना काटे। लेकिन अभी एक सोलर पावर प्लांट लगाने की बात की जा रही थी, तो जो उसके सोलर पावर प्लांट लगाने वाले जो लोग थे उन्होंने कई सारे खेजरी ट्रीज़ को काट दिया। तो खेजरी ट्रीज़ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम ऑफ थार रीजन। थार रीजन का इकोसिस्टम मेंटेन करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंस रोल है, because of its ability to survive in dry weather. The tree is used in different ways, such as a source of fodder and firewood, and it helps in sustaining the soil's nutrient value and ensure a good yield of desert crops and food crops। यानी कि ये जो पेड़ है क्योंकि रेगिस्तान में होता है,
तो उसकी वजह से इसकी जो कैपेसिटी है रेगिस्तान में होने की वो बहुत अच्छी है। ये कम पानी में भी बहुत अच्छे से हो सकता है। वहाँ पे लोगों को फॉडर प्रोवाइड करता है, चारा प्रोवाइड करता है, फायरवुड प्रोवाइड करता है यानी कि ईंधन की लकड़ी प्रोवाइड करता है। और इट्स फ्रूट इज़ यूज टू मेक द पॉपुलर डिश सांगरी। और जो इसका फ्रूट होता है खेजड़ी ट्री का, वो जो सांगरी एक डिश बनाई जाती है उसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है गलवान वैली में आर्मी ने पहली बार एक 20 बेड का मेडिकल फैसिलिटी बनाई है। इससे पहले इतनी ऊपर इतनी हाइट पे गलवान वैली में कोई भी फैसिलिटी नहीं थी मेडिकल की। सबसे नियर बाई जो थी वो 200 किलोमीटर दूर लेह आना पड़ता था। तो द यूनिट विल प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर गन शॉट वूंड सस्टेन्ड बाय पर्सनल एट ओवर 14,000 फीट। तो 14,000 फीट की ऊंचाई पर अगर वहाँ पे कभी गोली चलती है चाइना बॉर्डर पे और किसी को अगर गोली लग जाती है तो उसका इलाज करने के लिए आर्मी ने सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे की है। 2 years after 20 soldiers were killed in clashes with the Chinese army in लद्दाख गलवान। लद्दाख के गलवान में 15 जून 2020 को जब गोलियां चली तो उस टाइम पे या जिस टाइम पे मुठभेड़ हुई दो तरफ की सेनाओं में, चाइना में और भारत में, तो हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। द इंडियन आर्मी हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम सेट अप अ मेडिकल यूनिट इन गलवान that among other capabilities will provide treatment for gunshot wounds at an altitude over 14,000 feet। इंडिया और चाइना जो है वो eyeball to eyeball पोजीशन में है मल्टीपल लोकेशंस में LAC पे। और while several rounds of talks at the diplomatic and military levels have eased this standoff in a few points, turning these areas into no patrolling zones, there are others where the build up continues। तो कई एरियाज तो ऐसे हैं, कई सारे राउंड की बात हुई है, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, चाहे कूटनीतिक आधार पे हो, चाहे मिलिट्री लेवल पे हो, लेकिन कुछ जगहों से तो जो स्टैंड ऑफ था वो ख़त्म हुआ है। अपनी जो दोनों तरफ की आर्मीज़ हैं वो पीछे गई हैं, लेकिन अभी भी कई सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी जो तनातनी है दोनों देशों के बीच में वो बनी हुई है। आफ्टर द जून 15 गलवान इंसिडेंट इन 2020 इन विच 20 सोल्जर्स वर किल्ड, शॉट्स वर फायर्ड एट द साउथ बैंक ऑफ द पेंगोंग लेक इन अगस्त सितंबर। तो अगस्त सितंबर में दोबारा गोली चली थी, लेकिन उस टाइम पे कोई इंजर्ड नहीं हुआ था। ये पहली बार है 1975 के बाद जब LAC पे यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे यानी कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर गोलियां चलाई गई हैं। नेक्स्ट आता है EPFO टू स्टार्ट क्विक पेंशन पेमेंट। तो EPFO जो है वो एक क्विक पेंशन पेमेंट स्टार्ट करने जा रहा है। तो EPFO ने कंसिडर किया है एंड अप्रूव अ प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ सेंट्रल पेंशन डिस्बर्सल सिस्टम। तो अब EPFO चाह रहा है कि वो एक सेंट्रल पेंशन डिस्बर्सल सिस्टम सेटअप करे, जिससे एक बार में जितने भी पेंशनर्स हैं पूरे भारत में सबको एक साथ पेंशन चल जाए, सबको अलग अलग पेंशन ना भेजनी पड़े। एट इट्स मीटिंग ऑन जुलाई 29 एंड 30 पेविंग द वे फॉर क्रेडिटिंग द बेनिफिट इनटू ओवर 73 लाख पेंशनर्स। तो 73 लाख पेंशनर्स जो हैं पूरे भारत में एक ही बार में सभी के अकाउंट में पैसे चले जाएं पेंशन के। उनको अभी तक क्या हो रहा था कि EPFO के जो रीजनल ऑफिस हैं, हर जगहों पे जो रीजनल ऑफिस हैं, वे अपने अपने रीजन के जो लोग होते थे उनको पेमेंट करते थे। तो प्रेजेंटली जो 138 रीजनल ऑफिस हैं EPFO के, वो पेंशन डिस्पर्स करते हैं टू बेनिफिशरीज इन देयर रीजन सेपरेटली। तो उनका जो रीजन है उनके रीजन में वो सेपरेटली 138 रीजनल ऑफिस में पैसे देते थे। और नेक्स्ट न्यूज़ और लास्ट न्यूज़ आती है आज की कि IIT कानपुर जो है एयर क्वालिटी सेंसर्स लगाने की बात कर रहा है। तो IIT कानपुर जो है वो एक $2.5 मिलियन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें 1400 सेंसर्स लगाए जाएंगे रूरल ब्लॉक्स में यूपी के और बिहार के, जिससे ये पता चलेगा कि वहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो कैसी है। तो एयर क्वालिटी सेंसर्स की बात की जा रही है। तो इसी के साथ 13 जुलाई करंट अफेयर्स कवर होते हैं गाइस। आई होप कि आपने सभी करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े होंगे और आपको सब समझ में आया होगा। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका क्या सजेशन है, क्या फीडबैक है वो भी बताइएगा। आपका कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको डाउट आता है तो वो भी मुझे बताइएगा, जिसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के समझा सकूँ। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।